Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास प्रोग्राम में जो कि है दिवाली स्पेशल। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का, और ब्लड रिलेशन का एक छोटा सा सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको पहले उसको ट्राई करना है, आपको उस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ब्लड रिलेशन के कई तरीके के प्रश्न होते हैं, आप समझिए, जिसमें से एक इंडिकेटिंग फॉर्मेट होता है जो कि हमारे जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसमें लंबे समय से नहीं पूछा जा रहा है, तो वो लगभग आप ऐसे कह सकते हो नहीं आता है, पर फिर भी वो हमने कराया है, इसी प्लेटफॉर्म पे कराया है। और दूसरा जो टाइप है वो पजल फॉर्मेट, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में मिलता है। यानी अगर आप पिछले 5, 6, 7, 8 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो पजल फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीलिम्स में खास तौर से पूछे गए हैं। मेंस एग्जाम में भी वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़े से और ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस रहे हैं। और एक पार्ट होता है कोडिंग, जो कोडेड पैटर्न है ब्लड रिलेशन का, वो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें से कोडेड पैटर्न हमने दशहरे के समय पे किया था, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी। हालांकि आगे के समय में भी उसको करेंगे, और फिलहाल के लिए हम जो आपका पजल फॉर्मेट होता है, जो फैमिली ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसका एक छोटा सा अभ्यास करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा देखेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां ऐसे ही बनी रहें, जैसे आपके दीपावली में आपका घर रोशन होता है, अंधेरा जिस तरीके से जाता है, वैसे ही आपके जीवन से सभी तरीके के तमस या अंधेरे खत्म हो जाए। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @रीजनिंग बाय बसंत सर। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, @रीजनिंग बाय बसंत सर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पे आपको चूंकि पीडीएफ्स वगैरह क्लासेस की जो भी है वो मिल जाती हैं, और आप हमसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं किसी तरीके का। आपको अगर आपको इशू है या प्रिपरेशन में किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए, तो आप हमेशा वहां से हमसे कम्युनिकेट करके आप अपने क्वेश्चन के आंसर हमसे ले सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं ब्लड रिलेशन पजल बेस वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में। और पहला सवाल मैं आपके सामने, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बता दूंगा। ब्लड रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। ब्लड रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो तरीके क्या है, जिसमें से आप ये समझ सकते हो कि सबसे पहले जो बेसिक रिलेशन है उसको, जैसे हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये 2 डबल लाइन का उपयोग करते हैं, हस्बैंड वाइफ, जिसमें हस्बैंड मेल के रूप में जो जब मेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो प्लस यूज करेंगे, और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं, फीमेल। ठीक है, वुमेन यहाँ पे ऐसे हस्बैंड वाइफ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इनका कोई बच्चा है तो सन या डॉटर के रूप में नीचे की तरफ आप खड़ी लाइन बना दीजिए, या किसी का फादर मदर भी व्यक्त करना है, जैसे मान लो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, उसका फादर एच है, तो आप ऐसे एच को ऊपर और डी को नीचे खड़ी लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी सन है मान लो, डब्ल्यू का तो डी इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डब्ल्यू के साथ यहाँ पे लगाइए, एच के साथ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बहन सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल लाइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डबल लाइन हस्बैंड वाइफ, क्योंकि सेम जनरेशन के लोग होते हैं तो डबल लाइन, पर उनको मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं सेम जनरेशन के लोगों को। तो यहाँ पे भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। जो वर्टिकल लाइन यूज करेंगे वो जनरेशन अप या जनरेशन डाउन, यानी फादर मदर या सन डॉटर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर नीचे हम व्यक्त करते हैं। मेल के लिए प्लस का और फीमेल के लिए माइनस का उपयोग करते हैं। कई बार आप मेल के लिए देखते होंगे कि स्क्वायर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, और फीमेल के लिए सर्कल का प्रयोग किया जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा चूज करते हैं। आइए पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहे देयर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, PQRSTUV, and R is the maternal grandmother of V, Q is the husband of R, S is the brother-in-law of Q, P is the nephew of S, T is the mother of V, U is son-in-law of Q. There are 4 males and in the फैमिली, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या 4 है। और अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक आपको समय दूंगा, यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ। 1 मिनट के भीतर आई होप कि आप इसको जरूर बना ले जाएंगे, और आपको ट्राई जरूर करना चाहिए विद इन 1 मिनट कंप्लीट करने के। वैसे 30 से 45 सेकंड जो स्टैंडर्ड टाइम ऐसे क्वेश्चंस के लिए होना चाहिए, क्योंकि 1.5 मिनट में हम पजल कर लेते हैं, है ना। प्रीलिम्स की जो पजल है, प्रॉपर पजल्स होती है, वो 1.5 मिनट में हम लोग कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए आप जितना कम समय देंगे उतना बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो एक समय मैंने आपके लिए लगा दिया, उस समय अवधि के अंदर आपको इस प्रश्न का उत्तर कर देना है, यानी आपका बन जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप डन लिख देंगे। और यदि आप स्ट्रीम देख रहे हैं और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो प्लीज आप इसी समय अवधि के अंदर कोशिश करिए, पेन पेपर लेके बैठिए, प्रयास करिए इस प्रश्न को बनाने के लिए, क्योंकि टाइम के साथ खेलना ज्यादा बेहतर होता है। आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन वही होती है, क्योंकि एग्जाम में सब कुछ निर्भर करता है कि आप समय में कर पाए कि नहीं कर पाए।
वैसे तो करने के लिए किसी क्वेश्चन को आराम से लेके बैठ जाएंगे तो आप इजीली कर ले जाएंगे चाय कॉफी के साथ, पर वो समय के अंदर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके एग्जाम में कि आपका एग्जाम बनने वाला है कि नहीं बनने वाला। चलो टाइम लगभग खत्म होने वाला है और जैसे ही समय खत्म होगा हम लोग इसको, ओके टाइम अप हो गया, चलो इसको बनाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। जैसे पहला सवाल आपका ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीज फादर, इनमें से टी का पिता कौन है? तो आपके पास विकल्प है एस आर क्यू पी और यू, आपका जो भी आंसर है आप प्लीज इसके लिए मार्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या आंसर बनेगा आपके हिसाब से? टी का फादर कौन है? ओके क्या आंसर होना चाहिए? टी के फादर के रूप में इनमें से कौन है? आपका आंसर आ रहा है अगर यदि तीसरा विकल्प क्यू, तो बिल्कुल सही आ रहा है। ओके फिर अगला आ रहा है पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू? पी क्यू का क्या लग रहा है? और इसके लिए पी क्यू का क्या लग रहा है? डॉटर, सन, नेफ्यू, सन इन लॉ, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसके लिए सन आंसर बनेगा। खैर अब इसके बाद के क्वेश्चन हम आगे डिस्कशन में रखेंगे, फिलहाल के लिए हम यही पे ड्रॉ करते हैं। 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, परिवार में 7 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी। आर इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ वी, तो वी की मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब हुआ कि वी की माता जी की माता जी कौन है? आर है, तो आर मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ वी हो जाएगा। और अगर हम इंफॉर्मेशन पढ़ें 7 मेंबर्स हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि 2 विवाहित जोड़े, 3 विवाहित जोड़े या 3 जनरेशन, ऐसा कुछ बताया नहीं इन्होंने, तो जैसा दिया वैसे लेके चलते रहेंगे। आर इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ वी, क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर, आर के हस्बैंड के रूप में कौन है? क्यू है, तो क्यू को यहाँ पे पुरुष के रूप में मेंशन करेंगे। एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू का ब्रदर इन लॉ एस है। अब एस की संभावना यहाँ पे होने की ज्यादा है कि एस जो है क्यू की पत्नी का भाई हो। और एक और चीज हो सकती है ब्रदर इन लॉ के केस में कि क्यू क्यू का ब्रदर इन लॉ अगर एस है तो क्यू की कोई बहन हो और उससे विवाह एस का हुआ हो, पुरुष के रूप में एस हो, तो उस कंडीशन में एस ब्रदर इन लॉ बनेगा। एक केस ब्रदर इन लॉ के ये भी बनता है। हम अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे लेके चलते हैं, यदि कोई समस्या आती है तो हम आगे देखेंगे। फिर कह रहे पी इज नेफ्यू ऑफ एस, पी किसका नेफ्यू है? एस का नेफ्यू है, और एस का नेफ्यू होने का मतलब कि एस की बहन का बेटा है ना, पी हो सकता है। पी अब यहाँ पे भी हो सकता है, या पी को किसी और जगह पे दूसरा भी नेफ्यू पुरुष के रूप में, यहाँ पे नहीं होगा, नेफ्यू बोला गया तो पी इस जगह पे निश्चित रूप से आना चाहिए, और आर का दूसरा बच्चा पी होना चाहिए उस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे तो महिला है। तो यदि पी नेफ्यू है एस का, तो एस की बहन का बेटा, अभी हमने एस को चूंकि आर की बहन के आर को एस की बहन के रूप में माना है, सिबलिंग्स माना है इन दोनों को। टी इज मदर ऑफ वी, वी की मदर कौन है? टी, तो अब वी की मदर के रूप में टी, यानी टी को आप इस जगह पे प्लेस करेंगे। और फिर अगली लाइन में कह रहा है यू सन इन लॉ ऑफ क्यू, यू किसका सन इन लॉ है? क्यू का, तो क्यू की बेटी से विवाह, क्यू की बेटी यहाँ पे टी दिख रही है, और यू का सन इन लॉ यानी यू को यहाँ पे पुरुष के रूप में रखना चाहिए। यू सन इन लॉ ऑफ क्यू, देयर आर 4 मेल्स इन द फैमिली, परिवार में 4 पुरुष सदस्यों की संख्या है। चलो यहाँ पे एस और आर को हमने बना लिया है, एक बार एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू है तो एस को मेल के रूप में बना लिया। सारी कंडीशन हमारी जो भी दे रखी है ऐसा बनाने पर बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, यानी जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही बनाया। अगर आप देखो तो उसमें कह रहा है कि आर इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ वी, वी के की मदर है आर, बिल्कुल सही जा रहा है। क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर, क्यू आर का हस्बैंड के रूप में है। एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू की पत्नी एस, आर आर और उनके भाई के रूप में एस है तो ब्रदर इन लॉ बनेगा। पी इज नेफ्यू ऑफ एस, एस की बहन का बेटा जो है वो नेफ्यू के रूप में कहलाएगा। टी इज मदर ऑफ वी, टी किसकी मदर है? वी की मदर है, यहाँ पे टी को रखा हमने। यू सन इन लॉ ऑफ क्यू, यू क्यू का सन इन लॉ, यानी क्यू की बेटी टी हो गई और उसका विवाह यू के साथ हुआ है जो कि सन इन लॉ बनेगा। एंड देयर 4 मेल्स इन द फैमिली, ये वाली बात डिसाइड कर देगी। पुरुषों की संख्या देखें, एक एस आ रहा है, दूसरा पी आ रहा है, और तीसरा आपका यू है और चौथा क्यू है। ये 4 मेल्स की संख्या हो गई, इसका मतलब बाकी सारे फीमेल्स बनेंगे, और ऐसी स्थिति में वी का जेंडर क्लियर होगा। ठीक है, वी का जेंडर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पिछले प्रश्न की तरफ चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीज फादर, टी के पिता के रूप में कौन है? तो क्यू टी के पिता के रूप में बनेंगे, यानी हमारा थर्ड विकल्प आंसर के रूप में होना चाहिए। अगला कह रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी किस क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो आप बोलेंगे क्यू के बेटे के रूप में है, पी सन बनेगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनना चाहिए। हाउ इज वी रिलेटेड टू वी, वी पी का क्या लग रहा है? तो वी जो है वो पी की बहन की बेटी है, तो बहन की बेटी को क्या कहते हैं? नीस कहते हैं, और नीस यहाँ पे थर्ड विकल्प में दे रखा है, तो हमारा वो आंसर बनना चाहिए। हाउ इज यू रिलेटेड टू वी, एंड इन दिस गैदरिंग यू जो है वो वी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज यू रिलेटेड टू वी, तो यू जो है वी के फादर के रूप में दिख रहा होगा, वी की मदर है टी, उनके पति हैं यू, इसका मतलब फादर बनेगा।
फादर किस विकल्प में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट्स द करेक्ट वन। अगला प्रश्न आपके सामने है और फिर इस प्रश्न के लिए आप पढ़िए इसको, और इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको वही समय अवधि दूंगा जो मैं अक्सर आपको हर क्वेश्चन के लिए, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप 30 सेकंड के भीतर इस क्वेश्चन को बनाएं, 30 से 45 की रेंज अभी लेके चलें और बाय द टाइम आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चलिए आपका समय स्टार्ट हो रहा है अभी से। आई होप बन गया होगा, है ना। चलो, so at a family function, there are 7 members present: A, B, C, D, E, F, G. A is the daughter-in-law of D. F is grandchild of B. G is the sister of A. E is only child of B. And D, C is the only son of E. बढ़िया सवाल है। इसके लिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाउ इज D रिलेटेड टू F? D F का क्या लग रहा है? इसके लिए आंसर पहले करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ इज D रिलेटेड टू F? आपका जो भी आंसर है प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, यदि आप स्ट्रीम देख रहे हैं। यदि नहीं तो फिर अगर आप जो है स्ट्रीम होने के बाद देख रहे हैं तो प्लीज आपको मैं आंसर बता दे रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। ओके, थर्ड ऑप्शन फादर आएगा इसके लिए। चलो अभी चेक कर लेना, थोड़ा डाउट है। हाउ इज हु इज ई इन दिस फंक्शन? ई क्या है इस फंक्शन में? तो ए का एक ही माँ है, सी के फादर हैं, जी के ग्रैंडफादर हैं, सॉरी ग्रैंडसन है, या एफ के भाई हैं, या फिर जी के हस्बैंड है। तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज द करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ इज जी रिलेटेड टू सी? जी सी का क्या लग रहा है? एंड अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जी इज द आंट ऑफ सी। चलो इस क्वेश्चन को यहीं पे बनाते हैं। फैमिली फंक्शन है, 7 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। डी की डॉटर इन लॉ ए है, यानी डी के बेटे से विवाह किसका हुआ है? ए का हुआ है, और ऐसे में ए डॉटर इन लॉ बनेगी। तो डी के बेटे से विवाह ए का हुआ है, एंड सो दैट ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। एफ इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ बी। एफ किसका ग्रैंड चाइल्ड है? बी का। अभी छोड़ दो, इसको लेकर लाइन आपको मिल नहीं रही है। यहाँ से जी इज सिस्टर ऑफ ए। ए की सिस्टर के रूप में कौन है? जी है। जी को यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया। ई इज ओनली चाइल्ड ऑफ बी एंड डी। ई किसकी चाइल्ड है? इकलौता बच्चा है बी और डी का। तो डी यदि यहाँ है तो इसका मतलब डी और बी हस्बैंड वाइफ है। इन दोनों का इकलौता बच्चा कौन है? ई है। और इनका इकलौता बच्चा बोला गया, ओनली चाइल्ड बोला गया, यानी ई यहीं पे आएगा। और ई इस जगह पे रखने के बाद सी इज द ओनली सन ऑफ ई। ई का इकलौता बेटा कौन है? सी है। और एक लाइन जो हमने छोड़ी थी जो कि कह रहा था एफ इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ बी। एफ बी का क्या है? ग्रैंड चाइल्ड है। इसका मतलब एफ को यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा बी के ग्रैंड चाइल्ड के रूप में। अब हम एक बार जो जेंडर है उसको लेकर बात कर लेते हैं। एफ इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ बी, जिसमें एफ का जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। कह रहा था ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। डी की डॉटर इन लॉ के रूप में ए, ऐसे में डी का जेंडर अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है। जी इज द सिस्टर ऑफ ए। जी किसकी सिस्टर है? ए की सिस्टर है। ई इज द ओनली चाइल्ड ऑफ बी। ई बी का इकलौता बच्चा है और मेल के रूप में ही होगा, ये बात कंफर्म है। एंड डी, ओके, बी और डी का इकलौता बच्चा। सी इज द ओनली सन ऑफ ई। सी किसका इकलौता बेटा है? ई का, है ना। ओनली सन है, जब भी सी ई का इकलौता बेटा होने का मतलब क्या हुआ कि दूसरा जो बच्चा है वो पक्की बात है बेटी के रूप में होगा, यानी एफ यहाँ पे फीमेल के रूप में हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं क्या सवाल था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ? डी एफ का क्या लग रहा है? और डी एफ का क्या लगेगा? ग्रैंड पेरेंट के रूप में होंगे। और ऐसे में ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर?
दोनों हो सकता है। इसका पांचवा विकल्प, तीसरा मैंने कह दिया, पांचवा विकल्प आंसर हुआ सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर के रूप में होना चाहिए, बिकॉज जो जो इनका डी और बी का जो जेंडर है वो क्लियर ही नहीं है, और ऐसे में डी एफ से कैसे संबंधित एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हुज ई इन दिस फंक्शन, ई कौन है, और यहाँ पे सी के पिता के रूप में ई है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, हाउस जी रिलेटेड टू सी, जी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी की माता जी की बहन यानी मौसी हो जाएंगे, मौसी को मैटरनल आंट के रूप में बोला जा सकता है, या फिर सिंपली आंट दिया हुआ तो भी चलेगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा सेट, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, और फिर अगेन इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा, और वो थोड़ा सा समय जो है वो 30 से 45 सेकंड का होगा। 30 to 45 सेकंड। फोर्टी फाइव सेकेंड पे इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है ना। चलो भाई, 50 सेकंड आपके पास चले गए टोटल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें क्या? चलो भाई, ये पहला सवाल है, हाउ, एक मिनट, हाउ इज सेवी रिलेटेड टू नेवल? सेवी नेवल से कैसे संबंधित है? मदर, ग्रैंड मदर, मदर इन लॉ, या फिर सिस्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्लीज आंसर करें, कौन सा होना चाहिए पहले क्वेश्चन के लिए? बोलो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, yes, that is very correct. The option number 2 is the right one. Next, how many female members are there in the family? परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? And what's the answer? Here it is given 4, 5, 6, data inadequate, and none of these. What is the correct one? The right answer for this one is data inadequate, यानी आपके पास आंकड़े पर्याप्त नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। How quad related to नवल? क्वाड जो है वो नवल से कैसे संबंधित है? एंड सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस वन। ओके, लेट्स हैव डिस्कशन, करते हैं इसका डिस्कशन। क्या कह रहा है कि देयर आर 7 मेंबर्स इन द फैमिली, मनीषा इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ नवल। पर ग्रैंड पेरेंट है, पर उसका जेंडर तो नहीं पता चला ना, मनीषा, और नाम के आधार पे कभी भी आप जेंडर नहीं डिसाइड कर सकते, तो नवल यहां पे रखेंगे। तो नवल के पिता या माता के पिता या माता कौन है? मनीषा है। ओके, तो कह रहा है कि मनीषा इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ नवल, हु इज सन ऑफ प्रत्युष, यानी किसके लिए बोल रहे हैं? नवल के लिए कहा गया, नवल प्रत्युष का बेटा है। क्वाड इज डॉटर इन लॉ ऑफ सेवी, है ना, क्वाड किसकी डॉटर इन लॉ है? सेवी की डॉटर इन लॉ है। हु इज मदर ऑफ जाइन? ओके, अब क्वाड इज डॉटर इन लॉ ऑफ सेवी, इसको छोड़ दो, आपको यहां से आ जाओ। मनीषा हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, मनीषा के केवल 2 बच्चे हैं। एक बच्चा यहाँ पे होगा और एक बच्चा कोई और हो सकता है, 2 बच्चे हो सकते हैं। एक तो हो सकता है प्रत्युष, यहां मैंने देखो प्रत्युष को थोड़ा साइड में बना के रखा। प्रत्युष ये भी हो सकता है कि मनीषा का दूसरा बच्चा हो जिसका नवल बच्चा ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि मनीषा का एक बच्चा, उसका बच्चा नवल हो, तो इसलिए हमने छोड़ दिया उसको। ठीक है, अब मनीषा के 2 बच्चे हैं। जाइन इज सिस्टर ऑफ प्रत्युष, प्रत्युष की बहन के रूप में कौन है? जाइन है, तो यहां पे हमने जाइन को लिख लिया। सिस्टर ऑफ प्रत्युष, और जाइन फीमेल है, पक्की बात है। यौनी इज द चाइल्ड ऑफ क्वाड। अब हम आते हैं जाइन से रिलेटेड लाइन पढ़ेंगे। क्वाड इज डॉटर इन लॉ ऑफ सेवी, हु इज मदर ऑफ जाइन? कौन जाइन की मदर है? कौन? सेवी।
सैवी जाइन की मदर है, सैवी को आप यहाँ पे रखो, और जाइन की मदर है तो ये फीमेल, और मनीषा फिर उस कंडीशन में पुरुष के रूप में हो जाएगी, पक्की बात है। क्वाड इज डॉटर इन लॉ ऑफ सैवी, क्वाड किसकी डॉटर इन लॉ? सैवी की डॉटर इन लॉ। तो अगर सैवी की, क्या कह रहा है, क्वाड इज डॉटर इन लॉ ऑफ सैवी हुज मदर ऑफ जाइन, जो कि जाइन की मदर है ना। जाइन का जो जेंडर है वो फीमेल है। अब क्वाड इज डॉटर इन लॉ ऑफ सैवी, सैवी की डॉटर इन लॉ होने का मतलब सैवी के बेटे से जिसका विवाह हो, जाइन तो फीमेल हो गया क्योंकि वो सिस्टर हो गई प्रत्युष की, इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड का विवाह किससे हुआ? प्रत्युष से हुआ। क्वाड क्वेड जो भी लिखा हुआ है उसको समझो, ठीक है। फिर कहता है अब ये क्वेड जो है वो फीमेल हो जाएगा। फिर अब इनका बच्चा नवल होने की संभावना ज्यादा है कि नवल इनका बच्चा हो, ठीक है। जाइन प्रत्युष की बहन के रूप में दिख रही है, ठीक है। फिर योनी इज चाइल्ड ऑफ क्वेड, योनी इज चाइल्ड ऑफ, अब फिर से वापस सारी लाइनों को पढ़ो। 7 मेंबर्स, मनीषा इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ नवल, मनीषा किसकी ग्रैंड पेरेंट है? नवल की ग्रैंड पेरेंट है। और अब ये बात भी कंफर्म होती है कि जो नवल है ना वो प्रत्युष और इन्हीं का बच्चा है, और प्रत्युष और जाइन दो बच्चे हैं किसके? मनीषा के और सैवी के। यहाँ पे नवल के पिताजी मनीषा है जो ग्रैंड पेरेंट बनेंगे। तो कह रहा है कि मनीषा इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ नवल हु सन ऑफ प्रत्युष, नवल के लिए बोला गया प्रत्युष का बेटा है। क्वाड इज डॉटर इन लॉ ऑफ सैवी, क्वाड किसका डॉटर इन लॉ है? सैवी का, सैवी के बेटे प्रत्युष से विवाह क्वाड का हुआ है। हुज मदर ऑफ जाइन, है ना, इसका मतलब ये किसके लिए कह रहे हैं? सैवी जो है वो जाइन की मदर है। मनीषा इज ओनली टू हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, मनीषा के केवल 2 बच्चे, एक जाइन एक प्रत्युष यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। जाइन इज सिस्टर ऑफ प्रत्युष, जाइन फीमेल हो गया, प्रत्युष मेल के रूप में हो जाएगा। योनी इज द चाइल्ड ऑफ क्वाड, क्वाड और प्रत्युष का विवाह हुआ है, योनी उनका बच्चा है, तो योनी और नवल दो इनके बच्चे हैं। पर यहाँ पे नवल को लेकर जो बोला गया वो एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि नवल इकलौता अगर बच्चा है, ओनली सन है, क्या लिखा हुआ है? नवल हु इज द सन ऑफ प्रत्युष, नवल बेटा है, तो इसका मतलब इसका जो योनी जो है उसका जेंडर कहीं से क्लियर नहीं हो रहा है, योनी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। वापस कहीं ऐसी कोई लाइन जो जेंडर को डिफाइन करती हो नहीं देखिए। पहला क्वेश्चन चलो आ जाओ, हाउ इज सैवी रिलेटेड टू नवल, सैवी जो है वो नवल से कैसे संबंधित? ग्रैंड मदर आ रही है, और वहां पे इसके लिए जो हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 ग्रैंड मदर बन रहा है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, देखो योनी का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है, और यही वो कारण है जिसमें फीमेल्स की संख्या एग्जैक्टली नहीं बता सकते। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 तो कंफर्म है, योनी चौथा भी हो सकता है, तो 3 या फिर 4 होना चाहिए। अगर कोई ऑप्शन हमारे पास 3 और 4 लिखा होता है तो हम उसको आंसर करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम डेटा इनएडिक्वेट आंसर के रूप में बोलेंगे। क्वाड जो है वो नवल से कैसे संबंधित है? क्वाड नवल से कैसे संबंधित है? तो क्वाड नवल की मदर है, और इसके लिए हमारा कौन सा विकल्प सेकंड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा ना। अब ये तीसरा सेट था, चौथे सेट पे आ गए। इस सेट के लिए भी मैं आपको वैसे ही समय दूंगा जैसे बाकी के लिए हमने आपको दिया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो निर्धारित समय है ना बच्चे, वही जो 45 सेकंड का टाइमर है, 45 से 50 तक चले जाना, उससे ज्यादा मत जाना, ठीक है। Seven members in a family, A, B, C, D, E, F, and G. There are 2 couples in the family. D is grandfather of F, B is mother of E. D has only 2 children. C is sister-in-law of E, who's uncle of F. G is brother-in-law of A, who's son of B. E is unmarried member of family. A has only one son, only son. बोलो डन हो गया? ओके, चलो भाई 1 मिनट वैसे ही चला गया। पहला सवाल देखते हैं, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं से करिए। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? एफ ई से किस प्रकार संबंधित है? पहला प्रश्न है आपका। माँ है, मामा है, और या चाचा है, या भतीजा, भांजा, या फिर बेटा, इनमें से कौन सा आंसर बनेगा?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यदि आपका ये विकल्प आ रहा है तो सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु इज मैटरनल अंकल ऑफ एफ? एफ का मैटरनल अंकल इनमें से कौन है? एफ के मैटरनल अंकल के रूप में इनमें से कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, सॉरी जी, है ना। थर्ड विकल्प जी आंसर होना चाहिए। करेक्ट है। चलो अगले पजल पे आने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, ठीक है। पहला कह रहा है 2 कपल्स इन द फैमिली। अब यहाँ कंडीशन है, 2 कपल्स आपको बनाने ही है। डी इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। डी किसका ग्रैंडफादर है जी? एफ का। एफ नीचे आएगा और एफ की माँ या पापा के जो जो फादर होंगे वो डी होंगे, ऐसा करके। फिर कह रहे बी इज मदर ऑफ ई। बी किसकी मदर है जी? ई की मदर है। बी इज मदर ऑफ ई। और डी हैज ओनली 2 चाइल्ड। डी के केवल 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे डी के 2 बच्चे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे मेंशन कर लिया हमने। पता नहीं है कौन है। सी सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। सी किसकी सिस्टर इन लॉ है? ई की सिस्टर इन लॉ है। बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे कुछ विवाहित जोड़ा आएगा, रिलेशन सी और ई के बीच में, एंड सी सिस्टर इन लॉ ऑफ ई है। तो मैरिड कपल आएगा। ऐसा हो सकता है कि ई की पति या पत्नी की बहन हो जाए सी, वैसे में वो सी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। और फिर दूसरा एक और चांस है कि ई के भाई की वाइफ जो है वो सी बन जाए, वैसे में भी सी सिस्टर इन लॉ बनेगी। ई की हु इज अंकल ऑफ एफ, और फिर ई के लिए बोला गया है ई एफ का अंकल है। तो इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट हो गया, एफ का अंकल यानी एफ के माता या पिता का भाई बनेगा ई, ये बात एकदम सुनिश्चित हो गया। और ऐसे में ई हो गया अंकल। ठीक है। अब आपको पता है सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। तो ऐसा हो सकता है ई का कोई भाई हो और उसकी पत्नी के रूप में सी आ जाए, तो सी सिस्टर इन लॉ बन जाएगा। ये एक स्पेकुलेशन है अभी फिलहाल के लिए हमने जो बना दिया है। ठीक है, ये वाला एक केस मान के चल रहे अभी हम, और आगे देखते हैं हमारी और लाइनें क्या लिखी हुई हैं। जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। जी किसका ब्रदर इन लॉ है जी? ए का ब्रदर इन लॉ है। अभी अब आप सी और ई को यदि इस जगह पे रखते हो ना, इस जगह पे, तो ई के पिता के रूप में बी को रखना है ना, ऐसे ही बोला गया था। ई के फादर के रूप में बी रखना है क्या? बी इज मदर ऑफ ई। सॉरी मदर है भाई, यहाँ फीमेल रखो। तो बी मदर है, इसका मतलब यहाँ पे बी को रखेंगे महिला के रूप में। एक मैरिड कपल आपका कंप्लीट है, दूसरा मैरिड कपल आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। फिर आगे देखो, जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। जी किसका ब्रदर इन लॉ है जी? ए का ब्रदर इन लॉ है। ओ भाई, ये देखो, हु सन ऑफ बी, किसके लिए बोला गया? ए बी का बेटा है। तो ए अगर बी का बेटा है तो ए यहां पे रखो, है ना। और कह रहे जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। ए का ब्रदर इन लॉ जी है, यानी ए की जो पत्नी है उनका भाई कर लो जी, तो जी ब्रदर इन लॉ ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है। फिर ई इज अनमैरिड मेंबर। ई का विवाह नहीं हुआ है। ठीक है। ए हैज ओनली सन। ए का केवल एक बेटा है, और ये बन जाएगा ए का बेटा एफ। फिर से देखो 7 मेंबर्स हैं, 2 4 6 और एक 7 मेंबर्स हैं। वापस डी इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। एफ के पिताजी हो गए डी ग्रैंडफादर के रूप में। बी इज मदर ऑफ ई। बी जो है वो ई की मदर आ रही है। ठीक है। डी इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। डी जो है वो एफ के ग्रैंडफादर है, बी मदर है ई की। डी हैज ओनली 2 चाइल्ड। डी के 2 बच्चे हैं, एक ए और ई। सी सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। ई के भाई की पत्नी सी हो गई, वो सिस्टर इन लॉ के रूप में है। हुज अंकल ऑफ एफ, यानी ई के लिए बोला गया ई एफ का अंकल है, यानी एफ के पिताजी के भाई अंकल हो गए। और जी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। ए का ब्रदर इन लॉ यानी ए की पत्नी का जो भाई है वो जी बनेगा, जी ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। हु सन ऑफ बी, ए के लिए बोला गया ए बी का बेटा है। ई इज अनमैरिड मेंबर, ई का विवाह नहीं हुआ है। ए हैज ओनली सन, ए का केवल एक बेटा है। और अभी हम क्वेश्चन का आंसर देख रहे थे, पहले वाला जो इससे पिछला क्वेश्चन था, सॉरी पहला सवाल यही है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई। एफ ई का क्या लग रहा है? तो एफ ई के भाई का बेटा है, और भाई के बेटे को नेफ्यू कहते हैं। चौथा विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। हुज मैटरनल अंकल ऑफ एफ। एफ का मैटरनल अंकल कौन है? तो एफ की मम्मी हो गई सी, पापा तो ए हो गए, मम्मी सी हो गई, और उनके भाई मैटरनल अंकल बनेंगे, यानी जी बनेगा। और ऐसे में तीसरे विकल्प में जी दे रखा है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। आई होप कि वाला भी आपने बना लिया होगा। नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। ये रहा सेट नंबर 5। चलो इस सेट को करने के लिए भी फिर से आपके पास 45-50 सेकेंड।
चलो भाई टाइम अप हो गया, समय खत्म। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन के पहले, इस वाले पजल से पहला क्वेश्चन। हाउ जेड रिलेटेड टू यू, जेड यू का क्या लग रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, जेड यू से किस प्रकार संबंधित है? इस क्वेश्चन के लिए आंसर बताएं। हाउ इज जेड रिलेटेड टू यू? हम्म, यदि आपका आंसर तीसरा विकल्प है ना, तो आपका आंसर सही है, सन होना चाहिए बेटा। फिर कह रहा है हाउस वाई रिलेटेड टू वी, वाई वी का क्या लग रहा है? वाई जो है वो वी का क्या लग रहा है? कौन सा ऑप्शन होगा? हाउ इज वाई रिलेटेड टू वी? सेकेंड विकल्प यदि सन आपका आंसर है तो बिल्कुल सही है। And here's the third question. How is U related to W? U W से कैसे संबंधित है? यानी U W का क्या लग रहा है? U जो है वो W का क्या लग रहा है? राइट आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए? फादर आना चाहिए, फोर्थ विकल्प। अगर आपका यही है तो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो आज इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्या कहता है। 6 मेंबर्स U V W X Y एंड Z होना चाहिए, है ना? Z इन द फैमिली, ठीक है, उतना आपको समझ में आ गया होगा। 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियां हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। नो सिंगल पर्सन हैज चाइल्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी जिनके भी बच्चे दर्शाए गए होंगे उनमें मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ दोनों प्रदर्शित होने ही चाहिए, उनको दिखाया जाना चाहिए। एक्स इज मदर इन लॉ वी, तो वी की मदर इन लॉ होने का मतलब क्या हुआ? वी के पति या पत्नी, है ना, की मदर एक्स हो जाएंगे, एक्स मदर इन लॉ। और यहाँ एक्स का बच्चा दर्शाया गया, यानी यहाँ पे एक्स किसी से विवाहित होगा, ये विवाद में कंफ्यूज है, और यहाँ पे एक पुरुष सदस्य होना चाहिए। सो एक्स इज मदर इन लॉ वी, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड, किसके लिए बोला गया? वी। वी किसका ब्रदर इन लॉ है? जेड का। वी पुरुष हो गया, और जेड का ब्रदर इन लॉ, तो संभावना जेड के यहां होने की है कि जेड की बहन, इसका मतलब यहाँ पे जेड की बहन का पति जो है वो ब्रदर इन लॉ बन जाएगा वी के रूप में। आगे कह रहा है वाई इज नेफ्यू ऑफ जेड, वाई किसका नेफ्यू है? जेड का नेफ्यू है, तो जेड की बहन का बेटा अगर वाई हो जाए तो वाई नेफ्यू बन जाएगा, तो वाई इज नेफ्यू ऑफ जेड। द जेंडर ऑफ यू एंड जेड इज सेम, यू का जेंडर और जेड का जेंडर जो है वो सेम है। अब यू अभी आएगा कहां, वो बाद में देख। डब्ल्यू इज अ फीमेल, डब्ल्यू एक महिला सदस्य के रूप में होंगे, तो डब्ल्यू को आप यहां पे तो रख नहीं पाएंगे, पक्का डब्ल्यू आपका यहीं पे आना चाहिए, और डब्ल्यू इस जगह पे आएगा। अब बचा कौन? जेड और वाई। अच्छा, द जेंडर ऑफ यू एंड यू बच रहा है, यू आपका यहीं पे आएगा, है ना? यू और कहीं बची नहीं, 6 ही लोग है, 2 3 2 5 और एक ये छठा व्यक्ति। यू के लिए सिर्फ आपके पास विकल्प यहीं पे है, और यू ऐसे में पुरुष के रूप में होगा। कह रहा है कि यू और जेड का जो जेंडर है वो सेम है, तो जेड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुरुष के रूप में हो जाएगा। पहला सवाल यदि देखें तो कह रहा था हाउ जेड रिलेटेड टू यू, जेड यू का क्या है? तो जेड यू का बेटा है, तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा? हाउ जेड रिलेटेड टू यू, सन इज द राइट आंसर। फिर दूसरा कह रहा है वाई वी से कैसे संबंधित है? वाई भी वी का बेटा आ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के लिए भी, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यू डब्ल्यू का क्या है? हाउ इज यू रिलेटेड टू डब्ल्यू, यानी यू डब्ल्यू का क्या लगा है? तो यू जो है वो डब्ल्यू के फादर के रूप में है, हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ विकल्प फादर के रूप में आंसर करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने छठे सेट पे, ये रहा आपका छठा सेट। इस क्वेश्चन को बनाएंगे 6 नंबर, और एक 7वां सेट मैं आपको होमवर्क के रूप में देके जाऊंगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए वही अपना टाइमर 45 से 50 सेकेंड तक का टाइमर आपको लेना है।
चलो भाई डन हो गया। अब इस क्वेश्चन को पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने इससे संबंधित ये रहा। हाँ, क्या कह रहे हैं? Which of the following is definitely true based upon the relationship given? अब आप ऊपर दिए गए जो संबंध है आपके, उसके अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा? चलिए आंसर करिए, कौन सा विकल्प होना चाहिए? पहला, बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है। दूसरा, सी इज ग्रैंड फादर ऑफ यू। तीसरा, यू सन ऑफ आर। चौथा, ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। एंड पांचवा है बी इज हस्बैंड ऑफ आर। विच वन इज राइट? आंसर करिए। निकाल लिया आपने आंसर? यदि आप स्ट्रीम देख रहे हैं तो यहाँ पे पोस्ट करिए, बाद में देख रहे हैं तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सिंपली चौथा विकल्प यहाँ पे राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ आओ। कह रहे इफ यू सन ऑफ आर देन हाउ इज यू रिलेटेड टू ई? यदि, अब ये कंडीशन के साथ है, यू यदि आर का बेटा है तो ऐसे में यू ई से किस प्रकार संबंधित होगा? इफ यू इज द सन ऑफ आर, हाउ इज यू रिलेटेड टू ई? ऐसे में यू ई का क्या लगेगा? ठीक है। और इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 2, नेफ्यू, दैट इज द करेक्ट वन। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हाउ इज यू रिलेटेड टू सी? यू सी से किस प्रकार संबंधित है? और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होना चाहिए वो, चूंकि डाउट क्रिएट करेगा ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन में से, क्योंकि यू का जेंडर क्लियर नहीं होगा और इस वजह से इसका फिफ्थ ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे, ठीक है। चलो यहां एक्सप्लेन करेंगे। 7 मेंबर्स हैं परिवार में और कुछ कंडीशन तो दिया नहीं है। सी हैज ए डॉटर एंड अ सन। सी का एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं डी इज फादर ऑफ बी हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। डी किसका फादर है? बी का फादर है। और हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर? बी किसका ब्रदर इन लॉ है? आर का, यानी बी पुरुष हो जाएगा। संभावना है कि यहाँ पे किसी का रिलेशन, अब वो आगे पता चलेगा। ब्रदर इन लॉ बनने के दो तरीके होते हैं। एक तो आर के पति या पत्नी का जो है वो भाई निकल आए तो वो ब्रदर इन लॉ बनेगा। एक दूसरा बनता है कि आर के बहन या भाई का पति भी ब्रदर इन लॉ, बहन का पति भी ब्रदर इन लॉ बनेगा, ठीक है। सी इज मदर इन लॉ ऑफ आर। सी किसकी मदर इन लॉ है? आर की मदर इन लॉ है, यानी आर विवाहित है, ये पक्की बात है ना। आर क्या है? विवाहित है। और ऐसे में हम ये समझेंगे कि आर की पत्नी है ना, या पति, और फिर बी को लगाएंगे उनके ब्रदर इन लॉ के रूप में। कैसे? क्योंकि कहा गया था कि बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, बी आर का ब्रदर इन लॉ है। फिर आर विवाहित दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ये इस वाली लाइन में देखें, सी इज मदर इन लॉ ऑफ आर, आर की मदर इन लॉ सी है, यहाँ पे सी को रख देंगे, डी से विवाहित करा देंगे, तो सी इज मदर इन लॉ ऑफ। अब ये देखो, इसको अगर यहां फिट करने का प्रयास करें तो सी और डी हस्बैंड वाइफ फिर ऐसे में आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें सी महिला और डी पुरुष। और सी और डी के दो बच्चे, एक बी दिख रहा है एक और, तो बी यहाँ पे पुरुष के रूप में, और ये जो महिला है इसी से विवाह किसका हो गया है? आर का विवाह हो गया है, क्योंकि बी का कंफर्म है पुरुष है, तो ये आर भी पुरुष हो जाएगा। और यहाँ पे एक महिला से, क्योंकि सी और डी का एक, सी का एक बेटा और एक बेटी है। अब आगे देखो, कह रहा था कि ई इज आंट ऑफ यू। ई किसकी आंट है? यू की आंट है, बट नॉट द सिस्टर ऑफ बी, है ना। ई जो है वो बी की सिस्टर नहीं है। और इसमें जिस तरीके से बात कही है, ई इज आंट ऑफ यू, ई यू की आंट है, तो यू आपका लग रहा है कि यहाँ पे आना चाहिए। और ई आंट होने का क्या मतलब हुआ? कि इनकी मम्मी या पापा की बहन के रूप में, है ना। और यहीं पे आप रख सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, मतलब वो देखते हैं अभी। ई इज आंट ऑफ यू बट नॉट द सिस्टर ऑफ बी, यानी ई जो है वो बी की बहन नहीं है, ई इज नॉट द सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पे ई को नहीं रख सकते, ठीक है। अगला देखो, ए इज मेंबर, ए इज अ मेंबर टू, ए भी एक मेंबर है। देयर आर 3 कपल्स, 3 कपल्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक। तो एक हो गया, दो हो गया, और फिर से देखो एक बार, सी हैज 1 डॉटर 1 सन, ठीक है। डी इज फादर ऑफ बी, डी बी का पिता है। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर? पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। सी इज मदर इन लॉ ऑफ आर, सी इज द मदर इन लॉ ऑफ आर, दैट इज करेक्ट। फिर कह रहे ई इज आंट ऑफ यू, ई यू की आंट है, और ई इज आंट ऑफ यू,
बट नॉट द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। और ए भी एक सदस्य, 3 पुरुष 3, अब देखो यहां पे ए को आप इसी जगह पे लगा सकते हो, है ना। ए भी एक मेंबर है, और चूंकि 3 मैरिड कपल, तो 1 2 और 3 मैरिड कपल आपके हो गए। और जैसे कहा गया ई इज आंट ऑफ यू, ई यू की आंट है, तो ई को आप इस जगह पे प्लेस कर सकते हो, या फिर ये इधर भी रख सकते हो, डी की बहन के रूप में, या फिर सी की बहन के रूप में, ठीक है। एंड देयर आर 3 कपल्स, 1 कपल 2 कपल और 3 कपल पूरे हो गए। पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। चलो, which of the following is definitely true based upon the relationship given? E is sister in law of A, E A की सिस्टर इन लॉ बनेगी, है ना। हाँ, एक चीज और हो सकता है, ई को यहां से हटाओ, जनरेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है यार, तो इस क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटी बनती है। ई को अगर हम ए को इस जगह पे ना रखें, इस जगह पे ई को रखें, होल्ड ऑन, है ना, और ए आप यहां रखो, आपस पढ़ते हैं इसमें। ए इज मेंबर 2, ठीक है। सी इज मदर इन लॉ ऑफ आर, ई इज आंट ऑफ यू, ई किसकी आंट है, यू की आंट है, यानी यू इस जगह पे आना चाहिए, बट नॉट द सिस्टर ऑफ बी, बी की सिस्टर नहीं है, और पक्का यू की आंट बनेगी, ठीक है। ए इज मेंबर 2, ए और आर का विवाह हो गया, 3 कपल्स, 1 2 और 3 कपल हो जाएंगे, ठीक है, ये बनना चाहिए। इसमें आपका तीसरा कपल मैंडेटरी हो जाता है ना, ये तरीके में तीसरा कपल आपका कंफर्म हो जाता है। तो पिछले वाले में जो हमने बनाया था उसमें तीसरा कपल मतलब एक अंदाजा था, और ये तीसरा कपल कंफर्मेशन मिल रहा है। ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, ए की सिस्टर इन लॉ, ए के भाई की वाइफ सिस्टर इन लॉ। दूसरा क्या लिखा है, यू सी से कैसे संबंधित है, नहीं ये वाला क्वेश्चन। इफ यू इज सन ऑफ आर, यू किसका बेटा है, आर का बेटा है, यानी पुरुष के रूप में मान लो। देन हाउ इज यू रिलेटेड टू ई, यू ई का क्या लगेगा, तो ई के ब्रदर इन लॉ का बेटा, सॉरी सिस्टर इन लॉ का बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे, नेफ्यू के रूप में ही बोलेंगे, क्योंकि यू को मेल के रूप में बना रहे। राइट आंसर क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन नेफ्यू बनेगा। हाउ इज यू रिलेटेड टू सी, यू सी से कैसे संबंधित है, तो आप बोलेंगे यू का जेंडर तो क्लियर नहीं है, तो यू सी से कैसे संबंधित है, इसके लिए हमारा आंसर बनेगा या तो सन इन लॉ, ग्रैंडसन बनेगा सी का, या ग्रैंड डॉटर बनेगा, और इसके लिए हम बोलेंगे 5वां विकल्प जिसमें लिखा हुआ है इधर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, यानी इधर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, यानी राइट आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन 5 बनना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, राइट, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को करना रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। पहला होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आपने करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे बाद में स्ट्रीम होने के बाद, और ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी से रिलेटेड, इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @reasoning by वसंत सर, यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं वहां पे। तो आज के इस दिवाली स्पेशल क्लास के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट डे, अगली क्लास में मुलाकात होती है, खुश रहिए, ख्याल रखिए, एंजॉय करिए दीपावली, और वापस आइए फिर से जम के पढ़ाई करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.